देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर बात करने जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है, E1 E2 और E1 CV। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो सबसे पहले बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड एलिमिनेशन रिएक्शन कभी भी होगी तो अनसैचुरेशन बढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड होगा, या सिंगल बॉन्ड से आपका ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जैसे हमने एक रिएक्शन लिया CH3 CH2 CH CH3 और हमने किसी हैलोजन को लगाया। ये एक हैलोजन को यहां पर मैंने लगा दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? हमने एक हैलोजन को यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैंने KOH डाला। अगर मैं एक्वस KOH डालूंगा, यानी इस KOH को देखो हमें घोलना पड़ेगा। ये पानी में भी घुलता है और ये अल्कोहल में भी घुलता है। ठीक है, पानी में जब हम इसे डालते हैं एक्वस, तो ये हैलोजन को हटाता है और इसकी जगह OH लगा देता है। मैंने पहले बताया था आपको, आप मुझे पानी दो, मैं आपको अल्कोहल दूंगा। ठीक है, यही वाली नारे को ये फॉलो करेगा। ये Br को हटाएगा और किसे OH को लगाएगा, और ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक? कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। हाँ बेटा यशिता, हाँ सर। कौन सी हो जाएगी? सर ये न्यूक्लियोफिलिक। सारिका? सर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी। भैया सीधी सीधी बात है, इतनी देर लगाया भी नहीं करो और इतना गलत आंसर दिया भी नहीं करो भैया ईशान। समझ में आ रही है बात? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल तो करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक होगी कि नहीं? तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे भाई? और आप लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे भाई? ज्यादा कठिन था? ज्यादा कठिन था? क्या है? या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से? जब ये यहाँ से निकल जाएगा, जब यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसे कहते हैं। हेलो, क्या है भैया, क्लास में नहीं हो? वो दीदी कहाँ है? अभी भी लेटी हुई है? बढ़िया है, सोने दो। तुम घर से भी 7:20 पर ज्वाइन कर रहे हो? सही है यार ये। तो अगर हमने एक्वस KOH लिया, एक्वस, तो यहाँ एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और अगर हमने इसे कैसा ले लिया? एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी इसे घोल कर बनाया, तो किसमें बनाया हमने? एल्कोहल में घोला। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन में अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जैसे एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये फॉर्मेशन किसका करता है? तो यहां से ये Br को निकाल देता है, और Br को निकालकर बगल से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो CH डबल बॉन्ड CH CH3 इसका फॉर्मेशन करता है, और एक और प्रोडक्ट बनाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो, इससे भी आपका एक हाइड्रोजन निकाल सकता है वो, इससे भी आपका एक हाइड्रोजन निकाल सकता है, दोनों साइड। इसमें से एक मेजर होगा और एक आपका क्या होगा? माइनर होगा। तो मेजर जो रहेगा, जैसे ये बन गया ये ब्यूट 2 इन, हम इसे बोल देंगे, या 2 ब्यूटीन, और ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा?
ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। मेजर और माइनर कैसे डिसाइड होता है? मेजर और माइनर के लिए या तो यहाँ रूल लगा लो या फिर आप मैकेनिज्म के थ्रू भी देख सकते हो। ठीक है, फॉर मेजर एंड माइनर, तो यहाँ पर रूल लगता है। रूल कौन सा होता है भाई? सेट-ज़ेफ रूल लगता है। ठीक है, ये रूल क्या कहता है? वह एल्काइल ग्रुप जहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। मोर द एल्काइल ग्रुप, मोर विल बी स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर भाई? कैसे जा देखना, ये लगा है CH3, ये लगा है H, यहां लगाया मैंने H, यहां लगाया H। ये सिर्फ एग्जांपल से बता रहा हूँ, ये कंपाउंड ही अलग अलग है, एक ही कंपाउंड नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखो CH3 डबल बॉन्ड, CH3 CH3H, देखो भैया यहाँ एल्काइल ग्रुप कितना है, एक। यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने आ गए, दो। यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने आ गए, यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने आ गए, सिर्फ एक ही है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर देखो कितने एल्काइल ग्रुप हैं, क्या दें, हैं? और यहाँ पर कितना है, सिर्फ एक ही है। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये कैसा हो गया, ये मेजर हो गया। क्लियर है? अच्छा, मैकेनिज्म से कैसे करते हैं हम? तो मैकेनिज्म इफेक्ट इफेक्ट को याद करो, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता था, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होते थे वो हाइपर कॉन्जुगेट होते थे, या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन पर के बगल में जो एलाइलिक होता है, जो एलाइलिक होता है उस एलाइलिक पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेट होंगे। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट कहाँ है, पहले वाले में कितने हैं, हाइपर कॉन्जुगेट इन्हें गिनो, तो ये कितने हैं भाई, ये 3 है। यहाँ पर कितने हो गए, 6। यहाँ कितने हो गए, 9। और यहाँ कितने हैं, 2। ठीक है, तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेट गिना करो। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट कितने हैं, हाइपर कॉन्जुगेट ये हैं 6। और यहाँ कितने हैं, चांटा घलेगा, सिर्फ 2 है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेट से भी आप इस बात के जवाब दे सकते हो। क्लियर है भाई? ठीक, अब मैकेनिज्म को देख लें अपन लोग। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में होता ये है, CH3 CH CH CH3, ये लगा है Br, ये लगा है हाइड्रोजन। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है, होना ये है कि इस Br को निकलना है और इस हाइड्रोजन को निकलना है। समझना, Br किसके फॉर्म में निकलेगा, नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। किसके फॉर्म में निकलेगा, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। समझ में आ रही है बात? ये इमेजिनरी लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये स्टेप में होगा, जो निकलने वाला है उसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप। अगर लीविंग ग्रुप पहले निकला तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का।
अगर लीविंग ग्रुप पहले निकला, चलो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा लीविंग ग्रुप पहले निकला, और जैसे ही लीविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और आप याद करो, मैंने जब आपको SN1 पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी भाई, तो SN1 में भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था कि नहीं? तो चाहे E1 हो चाहे SN1 हो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। चाहे SN1 हो चाहे E1 हो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरी बारी में जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब बगल वाले पर क्या आना है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब यहां से क्या निकल जाए, H+ निकल जाए। कौन निकल जाए, तो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां से H+ निकलेगा। अच्छा, H+ क्या है बच्चों, H+ क्या होता है, कौन देता है H+? एसिड देता है ना, तो उसे लेता कौन है, बेस। कौन लेता है, बेस। तो एक बेस आएगा, वो इस H+ को ले लेगा। पर नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ H+ खुद नहीं निकला, यहाँ H+ खुद नहीं निकला, मजबूरी बस यहां से इसे निकलना पड़ा। क्यों, क्योंकि बगल वाले पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बगल वाले पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहां पर अटैक करने के लिए कोई आपके पास में नहीं आ रहा, देखो बेटा, जब बगल वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि यहाँ कौन बन गया, यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। कौन बन गया, तो कार्बोकेटाइन के दो ही नसीब होते हैं, या तो क्या हो जाए, या तो उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक मार दे। कार्बोकेटाइन के दो ही नसीब होते हैं, या तो उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक मार दे, या फिर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं मार पा रहा है, कुछ कंडीशन बन गई, कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं वहां, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल होता जा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है, अटैक नहीं मार पा रहा है, तो वो क्या करेगा, तो बगल वाले कार्बन से H+ को निकालेगा और वहां नेगेटिव चार्ज का जनरेशन करेगा, और वो नेगेटिव चार्ज के साथ में मिलकर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, एक बार फिर से सुन लेना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके दो में से कोई एक फेट होगा, फेट यानी नसीब होगा, दो में से कोई एक फेट होगा, नसीब होगा। या तो क्या हो जाएगा, या तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, और अगर ये अटैक नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, या तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, या बल्कि ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां तक नहीं पहुंच पा रहा अटैक करने के लिए, दो में से कोई एक रीजन होगा। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो ये बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देता है, ठीक है, रिमूव्स H+ फ्रॉम नेबरिंग कार्बन। और जब बगल वाले से H+ को निकाल देता है, ठीक है, तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये उसके साथ में फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन। जबकि ऊपर क्या हो रही थी, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही थी, फिर SN1। मैं SN1 या SN2 के बारे में बात कर ही ना हूं, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, क्या हो रही है। अभी मैंने क्या कंडीशन आपको बताई है, यहाँ पर हम क्या डाल रहे, क्या नहीं डाल रहे। तो SN1 कैसे कह दिया, कार्बोकेटाइन कौन सा है यहाँ, तो 2 डिग्री में कोई फिक्स होता है, कंडीशन देखनी पड़ती है ना। तो ये गलती कैसे कर रहे तुम लोग, SN1 SN2 कहकर, बताओ। क्या मैंने यहाँ सॉल्वेंट बताया है, बताओ इसी का कैसे कह रही हो भाई SN1, क्योंकि लिखा रखा होगा वहां, फिर कैसे कह रही हो? तो यहाँ पर
SN रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है। तो देखो दोनों से कितना फर्क पड़ रहा है, दोनों से बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपका था क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर है क्या, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ H+ खुद ही निकला है, और जब खुद निकला है तो यहाँ पर आपको कैसे जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग की जरूरत होगी या वीक की, वीक ना, क्योंकि ये खुद नहीं निकल पा रहा है, सॉरी खुद ही निकल रहा है। जब ये खुद ही निकल रहा है तो यहाँ पर वीक बेस की जरूरत होगी। तो देखो यहाँ पर देखिएगा E1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तभी होगा जब लीविंग ग्रुप अच्छा हो। क्या अच्छा हो, तो लीविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है, बेस जो रहता है उसे कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, याद रखना, इसे वीक होना चाहिए बेस को। बेस स्ट्रांग हुआ और ये क्या हुई, E2 रिएक्शन हुई। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर हम क्या करें, सेम वही कंडीशन, CH3 CH2 CH3। ठीक है भैया, और यहां पर एक हाइड्रोजन को हमने ऊपर लगा दिया, Br को यहां लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि Br तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ये, और हमारा जो बेस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। यहां पर बेस कैसा था, वीक था। ये इंतजार कर रहा था बेस, यहाँ पर वीक बेस इंतजार कर रहा था कब H+ निकले और कब हम लगे, वही गरीब मजदूर। ठीक है, अब हम बॉडी बिल्डर को ले गए, वो कहेगा तुम्हारी बात हो ना हो, वो माने ना माने, तो हम तो काम करेंगे, हम तो उठा के सामान बाहर फेंकेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कहेगा तुम निकल रहे हो खुद, अच्छी बात है, तुम निकलो। तुम कह रहे हम निकल ले, अभी हाल ही निकल ले, सामान उठा रहे हम निकल ले, यानी तुम निकलो, सामान हम फेंक रहे। वो तो काम करेगा, वो तो काम करेगा, ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है इसे, बेस तो अपना काम करेगा। ये यहां से जिस टाइम पर ये लीविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है, जिस टाइम पर लीविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है, उसी टाइम पर स्ट्रॉन्ग बेस इस H+ को भी निकाल रहा है। मतलब दोनों काम कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली। और अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो क्या यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, पूछा नहीं करेंगे, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होगी, नो कार्बोकेटाइन, सिंगल स्टेप। जैसा कि किसमें होता था, SN2 में होता था, बिल्कुल वैसे ही होगा, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी, कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, दोनों एक साथ निकलेंगे, दोनों पर एक साथ हल्का हल्का सा पॉजिटिव और नेगेटिव आता जा रहा है और एक दूसरे के साथ में ये जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है, 2 स्टेप जरूरी नहीं है, मल्टी स्टेप करिए, मल्टी स्टेप होती है। तो कुछ इस टाइप से आपका ये चलेगा, बेस कैसा होना चाहिए, हाँ, और ये कहलाएगी E2। E2 क्यों कहला रही है, क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट एंड बेस, प्रोडक्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अभी पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स, फिर भी उल्टी बातें कर रहे हो। तो बेस यहां पर जो रेट है वो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और बेस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जबकि ऊपर वाले में सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता था। अच्छा, SN2 में किस पर डिपेंड करता था, रिएक्टेंट और
और आपको मालूम है न्यूक्लियोफाइल और बेस में बहुत जरा सा डिफरेंस है, जिसे नहीं मालूम है अभी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत जरा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आ गया भाई समझ में सभी को, ऑनलाइन वाले? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब E1 कहाँ लगेगी बेटा? जब कार्बोकेटाइन जो बन रहा हो वो कैसा हो, 3 डिग्री, जहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो या 2 डिग्री हो, तो वहां इसके होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इसके। और जहां 1 डिग्री हो वहां E2 के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं है? ऐसा है, पूरी की पूरी चीज किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ बेस पर डिपेंड करेगी। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, क्या है वो किसी की परवाह नहीं करेगा, वो निकल रहा नहीं निकल रहा उसकी परवाह नहीं करेगा, वो तो खुद खींच कर निकालेगा। तो यहाँ डिग्री से मतलब नहीं होता, यहाँ किससे मतलब होता है, बेस से मतलब होता है। कभी भी इस बात को याद रखना, अगर बेस स्ट्रांग है, इफ बेस इज स्ट्रांग देन ऑलवेज E2, वरना क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। आप तो बेस को देखकर चलना अपने सिलेबस के हिसाब से, और गहरे में बात नहीं करना है। बेस अगर स्ट्रांग है तो हमेशा क्या हो जाएगी, E2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और बेस की स्ट्रेंथ को चेक करना भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा E1CV क्या है, क्या होगा, कोई आइडिया ईशान? देखो बेटा पहले यहां पर क्या हुआ, E1 में क्या हुआ, पहले लीविंग ग्रुप निकला और फिर क्या हुआ, फिर हाइड्रोजन निकला। E2 में क्या हुआ, लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन साथ में निकले, तो E1CV में क्या हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन निकलेगा, H+ निकलेगा, हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, H+ निकल रहा है। और किसी भी एसिड में से एक H+ निकाल लेते हो तो उसे क्या कहते हैं हम, बस वही तो है। ठीक है, इफ H+ is eliminated in first step and then leaving group in second step, conjugate base is formed, तो हम उसी को तो कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनेगा और इसे E1CV कह देंगे। और ऐसा कब होगा, तो ऐसा तब होगा जब हमारा लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। ठीक है, इस टाइप की मैकेनिज्म कब देखने को मिलती है, व्हेन लीविंग ग्रुप इज नॉट गुड, और दूसरी बात बेस इज स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो हमारी कौन सी लग जाती है भाई, E1CV, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ गई बात? अरे भाई समझ में आ रहा है, हैं? उजैर यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। दीदी नहीं उठी अभी तक? उसका सर दर्द हो रहा था सर, इसीलिए। उसकी सर तो हमें, हमें कहाँ दर्द हो रहा,
सारिका आंसर हाँ नहीं है? सर। सो रही हो बेटा? नहीं नहीं। यशिता हाँ सर। सो रही हो? नहीं सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये हो गई आपकी कौन सी E1CV, कौन सी हो गई है? E1CV हो गई है। चलो देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है एंड बेस क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेस में, और बेस भी क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेस में। तो ये दोनों के बारे में ही अगर हम यहाँ पर बात करें, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। समझ में आ गई बात? एक ही सब्सटेंस कभी कभी बेस का काम करने लगता है और कभी कभी वही न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगता है। एक ही सब्सटेंस वही बेस का काम करने लगता है और वही आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम करने लगता है कभी कभी। ठीक है, सिचुएशन अलग अलग हो जाती है। तो किस सिचुएशन में हम उसे बेस कहेंगे, किस में न्यूक्लियोफाइल कहेंगे? पढ़ा है थोड़ा बहुत? नहीं पढ़ा? न्यूक्लियोफाइल नाम भी नहीं सुना था? बेस नाम सुना था? किसे क्या मानते थे? किसी को कुछ नहीं मानते थे? किसी को कुछ नहीं मानते थे तो अपने आप को बेवकूफ मानते थे? तो नहीं मानते थे? अरे यार, मन में एक चीज आनी तो चाहिए मेरे भाई, बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इतना मालूम तो होना चाहिए। यशिता, हाँ सर। क्या होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। और बेस? बेस 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 होता है। अच्छा, तो फिर न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? तो डिफरेंस नहीं पता। अच्छा, कोई एक बेस का एग्जांपल दो मुझे। तो हम्म। NaOH। अच्छा, और न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल दो। हाँ? तो नहीं पता। अच्छा चलो, अब पता चल जाएगा, आज के बाद भूलोगे नहीं। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं। पर न्यूक्लियोफाइल कब कहेंगे और बेस कब कहेंगे, जरा समझना। बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल कब कहेंगे? हाँ तो बताओ ना। कभी कभी बड़े साइज वाला भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, कभी कभी छोटा वाला भी एज अ बेस काम करता है। मेन डिफरेंस बताओ, कब क्या न्यूक्लियोफाइल होता है और क्या बेस होता है। देखो बेटा, हमारे पास में जैसे ये कंपाउंड है, ये हालत है भाई, इतने अच्छे से पढ़ाए तो कहा था कि रिवीजन करते रहना, टॉपर्स की ये हाल है, तो बाकियों क्या होंगे? हाँ? ये है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर आपका ये लगा है हाइड्रोजन, ये हो गया CH3, ये CH है, ये CH है, ये CH3 है।
एक बात याद रखना, अगर एक हमारे पास में एक कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, सपोज कर हमने ये बना दिया एक्स नेगेटिव, अगर ये कार्बन पर अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये हाइड्रोजन पर अटैक करता है तब हम इसे क्या कहेंगे, बेस। बेस वो होता है जो एसिड में से क्या निकाल ले, H+। तो हाइड्रोजन पर कोई अटैक कर रहा है तो आप उसे क्या कहोगे, बेस। और कार्बन पर कोई अटैक कर रहा है तो उसे क्या कहोगे, इतना सा डिफरेंस होता है। सेम एक ही सब्सटेंस है, जैसे बहन जी ने कहा NaOH, NaOH में से Na को हटा दो तो OH नेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं है। अब इसने उठाकर अगर कार्बन पर अटैक कर दिया तो ये क्या होगा, और अगर इसने उठाकर किस पर अटैक किया, H+ पर, तो ये क्या होगा, क्लियर है, समझ में आ गया यशिता, हाँ सर। समझ में आ गया बेटा, हाँ सर, आ गया। कि नींद में हो, नहीं सर, नींद में नहीं हूँ। सर एक सारिका। बार फिर से बता दिए। अच्छा, हाँ सर। समझ में आया। हाँ। हाँ सर। देखो मैंने ये कहा है कि कोई एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर वह हाइड्रोजन पर अटैक मारकर H+ को निकालता है तो हम उसे कहते हैं बेस। अगर वह कार्बोकेटाइन पर यानी कार्बन पर अटैक मारता है तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इतनी जरा सी बात है, अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी ये बात। देखो हमेशा याद रखना, बेस वो होता है जो H+ को लेता है, बेस वो होता है जो, तो हाइड्रोजन पे जो अटैक मारेगा वो बेस होगा। क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो बेटा, ये है कार्बन, यहां कार्बन है, ये कार्बन लगा है इसमें, यहाँ बैक साइड में कार्बन लगा हुआ है, पीछे की ओर जाता हुआ। देखो ये जो डार्क लाइन से तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ठीक है, समझना यहाँ पर बहुत अच्छे से। ये वाला जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारी स्क्रीन से बाहर आता हुआ है भाई, ये टीवी की स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और ये टीवी की स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है, बिल्कुल सीध में एक दूसरे की। और एक और कार्बन को हमने यहाँ पर लगा दिया, ये एक प्लेन में है, कैसा है, ये एक प्लेन में है, और यहां पर मैंने इस पर दे दिया ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर भी जो हाइड्रोजन होंगे, तो देखो भाई, इसके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके प्लेन में होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा भाई, स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन के अंदर की ओर। अब जो स्क्रीन के बाहर का है, इसमें भी एक हाइड्रोजन इसके प्लेन में होगा, ठीक है। अब ये आपका स्क्रीन से बाहर की ओर निकल रहा है, तो इसमें भी एक क्या हो रहा होगा, एक हाइड्रोजन स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा, इसकी भी स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा, और एक हाइड्रोजन इसकी स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर भी एक हाइड्रोजन, ये हो गया, एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, प्लेन में होगा, ठीक है, और एक होगा प्लेन के बाहर और एक होगा प्लेन के भीतर, ये हो गया, ठीक है। हालांकि इसमें ये कर देंगे, सब प्लेन में कर देंगे, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है। कुल मिलाकर अगर 3 डायमेंशन में देखोगे तो ये कार्बन तीन तरफ से क्या, 3.5 तरफ से, 3.25 तरफ से इन कार्बन और हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, बाकी के हाइड्रोजन और कार्बन से
घिरा हुआ है, मतलब ये कैसा ग्रुप हो गया, ये अच्छा खासा बल्कि ग्रुप हो गया, ये जो लगा हुआ है बल्कि ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप। ऐसा नहीं सोचना कि ये आगे जगह खाली है, जब 3 डायमेंशन में आप इसे देखोगे तो ये आगे भी जगह खाली नहीं होगी, ठीक है, ये आगे भी जगह खाली नहीं होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को भेजा, किसे भेजा, OH नेगेटिव को। OH नेगेटिव कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगी या एज अ बेस काम करेगी, इस चीज को हमें ये देखना है। और ये टोटल आप ही देखकर बता सकते हो, ऐसा नहीं है किताब में कोई तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। इसके साइज को समझो, सबसे पहले इस कार्बन के साइज को समझो। अब OH नेगेटिव कैसी स्पीसीज है, बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, क्या ना, हमें नहीं मालूम, कंपैरिजन में कुछ तो दो, है ना। अच्छा, कंपैरिजन में मैंने आपको ये दे दिया CH3CH2O नेगेटिव, इसके कंपैरेटिवली बताओ, छोटी है ना, इसे हम बोलेंगे एथॉक्साइड, क्या बोलेंगे, एथॉक्साइड। एथॉक्साइड की कंपैरेटिवली OH हाइड्रोक्साइड, बहुत छोटी सी है, ठीक है। जब ये कार्बन चारों तरफ से सभी जगह से ये घिरा हुआ है, जब ये सभी जगह से क्या है, घिरा हुआ है, याद रखिएगा, जब ये सभी जगह से घिरा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं सोडियम एथॉक्साइड को भेजूंगा तो ये एक बड़ी स्पीसीज है, इसे भी ओपन करोगे तो बड़ा स्ट्रक्चर नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे ये बड़ी स्पीसीज बड़े पर अटैक करने आएगी तो अगल बगल से जो बड़े ग्रुप्स हैं वो इसे क्या कर देंगे, रिपल्स कर देंगे, यानी यहाँ क्या लग जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या ये बड़ी वाली चीज इस पर अटैक कर पाएगी, इस कार्बन पर, नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही है बात, बड़ी चीज इस पर अटैक नहीं कर पाएगी। वैसे ही हो गया कि सपोज करो कोई टिकट बिक रहा है या कुछ भी बिक रहा है, खूब सारे आदमियों से घिरे हुए हैं, तो अब वो जो आदमी बीच में है जो वो बेच रहा है, उसके पास एक मोटे आदमी की जाने की ज्यादा उम्मीद है कि पतले आदमी की। पतला आदमी इधर उधर से रास्ता करके निकल जाएगा, किसी बच्चे को भेजोगे तो और आसानी से टांगों के बीच में से निकल रहा, अब मोटा आदमी कैसे जा पाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर ये बड़ा ग्रुप है तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ये बड़ा ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा, इन हाइड्रोजन की वजह से। अब मोटा आदमी क्यों नहीं पहुंच पा रहा उस आदमी तक, भीड़ की वजह से, अगल बगल जो लोग खड़े हैं। तो अब उसे आई गुस्सा, वो सबसे मोटा है, ताकतवर तो है ही है, तो वो क्या करेगा, एक आध को मारना चालू करेगा, किसे, आदमियों को, वो बीच वाले को नहीं, उसके पास तक तो उसे पहुंचना है, तो उसे मारने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अगल बगल वालों पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब ये एक बड़ा ग्रुप है और ये इस कार्बोकेटाइन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो किसकी वजह से, तो बाहर कौन मौजूद है, हाइड्रोजन। तो आप किस पर अटैक करोगे, हाइड्रोजन पर ही तो करोगे, तो ये किस पर अटैक करेगा, और जब हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो आप इसे क्या कहोगे, ये बेस है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो साइज में बड़े होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज अ बेस काम करने की, अगर वहां बल्कि ग्रुप है तो। अब यहीं पर अगर ये वाला कार्बोकेटाइन में ऐसा दे देता CH3CH2CH2 पॉजिटिव, ठीक है, या मैं ये देता CH2CH3 पॉजिटिव, इन पर क्या बल्कि ग्रुप है, नहीं है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते तो ये किसकी तरह काम करता है, ऐसा। अब साइज कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर, क्यों मायने नहीं रखता, बेस की तरह काम करना चाहिए, नहीं, पहले चार्जेस आर लाइक बर्डन, तो चार्जेस को दूर करेगा, और कैसे करेगा, तो इसकी प्रेफरेबल रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफाइल, ऐसा न्यूक्लियोफाइल, इसे चार्जेस को खत्म करना है, तो ये ज्यादा प्रेफर किस चीज को करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ बल्कि ग्रुप था, मजबूरी हो गई, मतलब वैसे ही है कि मुझे गुस्सा आ रही है, मैं तुम पे मानने आ रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जब मैं तुम्हें मानने आ रहा हूँ ये लोग सब बचाने आ गए, और मुझे बहुत कस गुस्सा आ रही है, जो बचाने आएगा वही पहले कुटेगा कि नहीं, ठीक है, उसी में गलते हैं।
गेहूं के चक्कर में घुन पिसता है, ठीक है, और ऐसे बचाने वाले बीच में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादा निपटते। तो ऐसे यहां से हाइड्रोजन निपटेगा और ये काम करेगा एज अ बेस, ठीक है। और अगर ग्रुप छोटा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज छोटी है, तो ये अगल बगल से कहीं से भी अटैक जाकर मार लेगी ऐसे, और जब मार लेगी तो ये इसके चांसेस ज्यादा कैसे रहेंगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में अगर बल्कि ग्रुप है तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बड़े होते हैं साइज में और बेस आपका छोटा होता है, ठीक है। लेकिन कार्बोकैटायन अगर बल्कि नहीं हो तो आप उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या कहोगे, तो फिर आप उसे न्यूक्लियोफाइल ही कहोगे, आप उसे बेस नहीं कहोगे, ठीक है। इसे अपने आप पॉइंट बनाकर लिख लो। If bulky group, then electron rich species if bulky group near carbocation, then electron rich species will act as base, ठीक है, if it is also bigger in size, और अगर स्मॉल होगा तो if small in size, इसका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का, देन किसकी तरह एक्ट करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का यूज करते वक्त बड़ा सावधान रहना पड़ता है, इसीलिए अभी आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में जब हम रिएक्शंस कराएंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, वहां ईथर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ईथर का फॉर्मेशन 3 डिग्री में नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, एलिमिनेशन। तो देखो अब यही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, समझना। अब अगर हमारे पास में ये 3 डिग्री है और हमने सोडियम एथॉक्साइड बेस डाला, सोडियम एथॉक्साइड या एथॉक्साइड हमने बेस डाला यहाँ पर, ठीक है, तो ये बेस का काम करके 3 डिग्री में क्या कर देगी, एलिमिनेशन। और इसी सोडियम एथॉक्साइड को अगर मैं एल्काइल हैलाइड और वो भी 1 डिग्री है उसमें डालूंगा तो ये किसका काम करेगी, ईथर का, और ईथर का फॉर्मेशन करेगी, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी और ईथर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो ईथर का फॉर्मेशन करेगी तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब इसने आपका ऐसा बेस काम किया तो ये क्या हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो गई, ठीक है। तो कितनी चीजों से आपके प्रोडक्ट वगैरह चेंज हो जाते हैं। बाकी का